नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू जयपुर डायलॉग यूएसए एंड जयपुर डायलॉग। आज विभूति झा आपके सामने फिर प्रस्तुत हैं, आपको ये कहते हुए कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल एंड गिव योर फीडबैक बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स टू अस, बिकॉज दैट्स द ओनली वे हम अपने आप को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है, मैं इस बात पे चर्चा करूंगा कि बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं इस पे। मोदी जी की पार्टी बीजेपी ने जबरदस्त विजय हासिल की राजस्थान, मध्य प्रदेश और अजूबा सा हुआ छत्तीसगढ़, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सारे के सारे एग्जिट पोल्स गलत हो गए। तो ये जीते क्यों मोदी जी? बहुत सारी चर्चाएं हुई है कि नंबर ऐसा रहा वैसा रहा। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी का जो प्रभाव है वोटर्स पे, वो कैसा प्रभाव है, क्यों वैसा प्रभाव है, इसका विश्लेषण करते हैं हम। तो मुझे याद है 2014 में जब पहली बार मोदी जी इलेक्शन लड़े थे, तो मैंने ऐलान किया था यहीं टीवी पे यूएस में कि मोदी जी जीतेंगे क्योंकि वो कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी का जो भाव है हमारे इतिहास में, हमारे कल्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत कम लोग कर्मयोगी होते हैं, जो होते हैं वो उनका प्रभाव अलग होता है। तो मोदी जी जीते 2014 में, 2019 में उनका पूरी तरह से कर्मयोगी का जो रूप था वो सामने आया। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज भारत का जो इमेज है वो इतना सॉलिड हो गया है बाहर, ऑफ इनकरप्टेबल मोदी। यहां तक कि यूएस में लोगों ने मुझे कहा कि वी आर हैविंग डिफिकल्टी इन डूइंग बिजनेस बिकॉज इस इंडिया इज नो लॉन्गर करप्ट। ये बहुत बड़ी बात है। जो करप्शन का बैज जो हमारे सीने पे लगा रहता था वो उतर गया। बहुत बड़ी चीज है। और इस आज की तारीख में अगर कोई नेता करप्ट नहीं है तो ये लोगों को विश्वास नहीं होता। तो एक तो वो बात है। भारत के वोटर्स का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं मैं कि उन्होंने इस तरह से मोदी जी के प्रचार में उनको विश्वास किया, उन पे विश्वास किया और उनको जिताया ना। दूसरी बात बताता हूं। नवंबर के महीने में मैं भारत में था। आप लोगों को पता होगा कि जयपुर डायलॉग की एनुअल इवेंट में हम आए थे। तो दिल्ली में बहुत चर्चाएं हुई थी लोगों से, बीजेपी के लोगों से, दूसरे लोगों से, वोटर्स के साथ कि क्या हो सकता है। लोगों में था कि शायद बीजेपी एक स्टेट में भी आ जाए तो वो भी ताजुब होगा। राजस्थान की उम्मीद थी, लेकिन मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही थी। छत्तीसगढ़ को कोई बात ही नहीं करता था। तेलंगाना में 2-4 वोट मिले। तो एक एक ऐसा एक्सपेक्टेशन हो गया था लोगों में कि ये हारेंगे, बीजेपी, मोदी जी हारेंगे, लेकिन 2024 जीतेंगे जरूर। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैंपेन शुरू किया, मुझे याद है कि जब मोदी जी मध्य प्रदेश में उतरे, राजस्थान में उतरे, तो वही लोग जो कह रहे थे कि जो संदिग्ध थे उन पे विश्वास बढ़ा। मोदी जी ने गेम का परिवर्तन किया, उस लोगों को प्रभाव हुआ। उसका एक और भी कारण है। कर्नाटका इलेक्शन को जो जो आप जानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी वहां हारी थी, उसमें एक बात पता चल गया सब लोगों को कि अगर ये जो है कांग्रेस पार्टी की जो दलबंदी है, जो उनका गठबंधन है, वो बिल्कुल एंटी हिंदू है। मोदी जी ने शायद हिंदुओं के लिए उतना नहीं किया जितना उन्होंने मुस्लिम्स के लिए किया है। यहां तक कि लोगों ने उनको मौलाना मोदी भी कहना शुरू किया। उनको बोला कि वो एंटी हिंदू हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक कारण था। मोदी जी के ऊपर आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के रूल के समय में जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनको कितना फंसाने की कोशिश की थी कांग्रेस पार्टी ने। कितने एसआईटी बैठाए, कितने हंगामे कराए, सुप्रीम कोर्ट में तक केस गया। मोदी जी हर जगह बरी हुए, जीते। तो उसका एक एक जो है आज की तारीख में भी आप देखेंगे कि दुनिया भर के प्रेस में उन पे एंटी मुस्लिम का एक छापा मारने का प्रयास रहता है। तो मोदी जी ने एक बात की कि हम इतना करेंगे उनके लिए कि कोई ये ना कह सके कि हमने ये नहीं किया। आज की तारीख में आप ये देखें कि आज की दुनिया के सारे मुस्लिम कंट्रीज भी ये नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ किया है या कुछ बोला है। उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, काम करते गए, मुसलमानों के लिए भी बहुत कुछ किया। आज की तारीख में मुसलमान भी ये सोच रहे होंगे भारत में कि इस पे हम प्रहार करें तो कैसे,
इसने तो हमारे भले के लिए सारा कुछ किया है, यहां तक कि हिंदू भी उससे नाराज हो गए हैं। आप सोचिए इस बात को। लेकिन मैं बहुत ही आभारी हूं भारत के वोटर्स का, कि जिन्होंने इस बात को बारीकी से समझा कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करेगा तो यही करेगा। मोदी की गारंटी जो थी वो सफल हुई, और लोगों को ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और उनके दल बंधन के जो लोग हैं, इंडी अलायंस जो कहते हैं उसको, उन लोगों का ओपनली उन लोगों ने ये कह रखा था कि हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। एक्चुअली अगर आप देखें देखें इस बात को बारीकी से देखें, तो उनका जो कांग्रेस पार्टी का जो विधान रहा है आज तक, उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ किया नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो कर्नाटका में जो भी हुआ था प्रावधान, उसको उन लोगों ने तुरंत कैंसिल भी कर दिया। इस बात को कोई भूला नहीं। हमें इस बात की का गर्व होना चाहिए, एंड आई वेरी प्राउडली से कि वोटर्स ने इस बात को समझा कि अगर कोई कुछ करने वाला है तो यही करेगा। विश्वास किया, जो मोदी जी ने कहा सबका विश्वास और सबका साथ, ये मैजिक फार्मूला काम कर गया इस इलेक्शन में। तो भाइयों और बहनों, इसका एक और भी प्रभाव है। दुनिया भर में आपको याद होगा 2020 से टूल किट ऑपरेशन हो गया था कि मोदी हटाओ, डेमोक्रेसी लाओ। मोदी हटाओ, हिंदुत्व हटाओ और डेमोक्रेसी लाओ भारत में। ये अपने आप में कितनी बेहूदी हरकत थी, कितना ही अविश्वासी काम था, ये आप सब जानते समझने लगे। तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं अपनी तरफ से। एज ए मोदी सपोर्टर, आई हैड अ विश्वास कि हमारी प्रायोरिटी में शायद मेरी प्रायोरिटी की जो लिस्ट होगी या आपकी अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट होगी, उसी में कोई समानता ना हो। मोदी जी की प्रायोरिटी लिस्ट अलग थी, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से काम किया है। तो मे बी हमारा प्रायोरिटी नंबर 1 उनके प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 10 होगा। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भाई कुछ तो है जो वो कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। इतना तो उनको हमें क्रेडिट देना चाहिए कि वो दिमागहीन तो नहीं है, वो पप्पू तो नहीं है, वो तो सोच के काम करते हैं। तो इस बात को मानते हुए अगर हम आगे बढ़ें, तो 2024 में मोदी जी फिर जीतेंगे और एक नया सिलसिला होगा। देखिए, भारत के आर्थिक विकास में शौच से लेकर के राशन तक, गैस सिलेंडर से लेकर के पावर सप्लाई तक, आज भारत का इकोनॉमी $4 ट्रिलियन का हो गया। इस बात की भी चर्चा हुई थी। ये जो $2 ट्रिलियन ऐड हुए इस इकोनॉमी में, ये पिछले 10 साल में हुए हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 600 बिलियन डॉलर के से ज्यादा है, उसमें से 400 बिलियन ज्यादा ये 10 साल में आया है। सोचिए इस बात को। आज की तारीख में 160 कंट्रीज से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। तो ये जो हुआ है विश्वास की बात, कि भारत एक नाम की चीज है, भारत एक करप्ट कंट्री नहीं है, यहां काम होने वाला है। भारत एक ऑल्टरनेटिव बन गया है चाइना के लिए, चाइना के खिलाफ। चाइना क्या कर रहा है आप सब जानते हैं। तो ये पेचीदा सवाल जो है भारत भारत का, जो जहां के हम बड़े जल्दी ही विचलित हो जाते हैं। 60 साल तक हम चुप रहे, कांग्रेस पार्टी के एंटी हिंदू एक्टिविटीज के बावजूद हम शांति से उसको सहते रहे। वक्फ बोर्ड, कितने सारे हुए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑल द नॉनसेंसिकल रूल्स दैट द कांग्रेस पार्टी मेड, इसको हटाना भी आसान नहीं होता है। जब कोई चीज संवैधानिक हो जाती है तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत पेचीदा हरकतें करनी पड़ती हैं। आपको लोकसभा की बहुमत तो अलग है, राज्यसभा की बहुमत चाहिए। हर एक राज्य में आपको अपना शासन चाहिए। क्योंकि अगर हमने कुछ किया, आपको याद होगा फार्मर्स एजिटेशन का सिचुएशन देखिए ना, उसमें मोदी जी ने क्या किया, इवेंचुअली उनको विड्रॉ करना पड़ा जो किसानों के फायदे के लिए था। आज सबों को ये एहसास हो गया कि वो हटाना गलत था, लेकिन हटाने से आज हमको ये विश्वास हो गया कि वो सही काम था, थोपा नहीं गया। तो इस तरह की डेमोक्रेटिक हद तक चीजें जो होती हैं अपने देश में, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट अलग है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट से शायद ज्यादा अलग हो। तो उसमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अब एक बात और आती है कि
दुनिया भर के जो लोग हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जॉर्ज सोरोस, इतने सारे एनजीओज जो टूल किट ऑपरेटर बन करके मोदी जी को मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, पनौती के नाम पे व्यक्तिगत प्रहार करते रहे, इंसल्ट करते रहे। आई थिंक लोगों ने उसका सटीक जवाब दिया है। लेकिन आगे बढ़ते हुए 2024, एक महीने के बाद 2024 आ जाएगा, वो इलेक्शन होने वाला है। मेरा अंदाजा ऐसा है कि डेस्परेट बहुत हो गए हैं राहुल गांधी और उनके पार्टी के लोग। आज आपने देखा होगा खबरें आती हुई कि राहुल गांधी के खिलाफ भी बाकी जो दलबंद हैं वो अगेंस्ट हो रहे हैं कि कैसे जीतेंगे हम। तो ये जो सिलसिला है, विदेशों पे भी बहुत असर होगा कि इस मैन को, दिस बंदे को हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। एंड माय फियर इज दैट 2024 में टूल किट का आखिरी बवंडर वो करेंगे वायलेंस के नाम पे। इसके लिए मैं चाहूंगा कि भारतीय तैयार हो जाएं, इसको संभालना है। वायलेंस एक ऐसी चीज होती है, आपने देखा होगा जिस तरह से हमास ने किया, भारत में भी इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। ये जो है, हमें अपने आप को इन शत्रुओं से बचाना है। उसके लिए हमें उठ के लड़ना पड़ेगा, युद्धग्रस्त होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, मैं हमेशा कहता हूं, सत्यमेव जयते। और सत्य को जीतने के लिए आपको और हमें उठ के खड़ा होना पड़ेगा, युद्धग्रस्त होना पड़ेगा। आज की चर्चा बस इतनी, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।